नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लताश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी 4 खबरों के साथ, जिसमें पहली जो बड़ी खबर है वो कांग्रेस की पैदल यात्रा से जुड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी बड़ी खबर जामा मस्जिद का जो फरमान जारी हुआ है इससे जुड़ी हुई है। तो वहीं अगर तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो साफ तौर पर जो श्रद्धा हत्याकांड को लेकर आफताब से जो पूछताछ चल रही है, यानी कि अब आफताब नहीं बचने वाला है, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा चौथी जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान को नया चीफ मिल गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ, जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है, जहां पर यात्रा का दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश में यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी और उसके पूरे परिवार का साथ मिला है। भारत जोड़ो यात्रा में आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी भाई राहुल का साथ देती नजर आई। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति और बेटे के साथ पहली बार इस यात्रा में शामिल हुई। मध्य प्रदेश में इस यात्रा के दूसरे दिन राहुल ने खंडवा जिले के बोर गांव से पैदल चलना शुरू किया। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी कदमताल करते नजर आए। वहीं माना जा रहा है कि राजस्थान में यात्रा के बाद कांग्रेस नेतृत्व में परिवर्तन कर सकती है। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो राहुल को बहन प्रियंका गांधी का साथ मिला है। आपको बताया कि मध्य प्रदेश के खंडवा में जो है राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है, जहां पर प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से जो तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की निकलकर सामने आ रही है, तमाम कई सवालों को खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरीके से कर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कहते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर खुद उनके पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो किस तरीके से पार्टी में फूट की तस्वीरें हमने देखी, ये दरअसल एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से बीते रोज राजस्थान में जो राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है, उसकी तैयारियों को लेकर जो खास बैठक की गई थी, उसमें किस तरीके से गहलोत और सचिन पायलट के मतभेद के स्वर साफ तौर पर दिखाई पड़े थे, जिसने एक बार फिर से जो तल्खियां हैं वो सबके सामने लाकर ये उजागर कर दिया कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है ये दरअसल सिर्फ एक छलावा है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी खुद अपनी पार्टी को जोड़ने में असमर्थ हैं, वो कैसे भारत जोड़ो यात्रा की बात कहते दिखाई पड़ते हैं, कैसे भारत जोड़ने की कवायद कहते हुए सुनाई पड़ते हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए प्रभास त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, जिस तरीके से राहुल गांधी हालांकि पूरे देश में घूम घूम कर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश उनकी यात्रा पहुंच चुकी है, लेकिन राजस्थान की अगर बात कर लें, क्योंकि जिक्र नया है, कल का जिक्र है, बैठक वहां पर हुई थी और वहां पर किस तरीके से गहलोत और पायलट दूर दूर दिखाई पड़े थे, क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर उनकी पार्टी में नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कई राज्यों से उन्होंने छोड़ दी है, जिसमें बिहार भी है और उत्तर प्रदेश भी, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से समाया हो गया है। अब जब वो महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश होते हुए वो जा रहे हैं, तो जो ये गहलोत और पायलट के बीच जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बहुत एक मतलब घातक संकेत है। क्योंकि अभी आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है और राज्यों में फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। अभी गुजरात में वोट पड़ने हैं, हिमाचल में वोट पड़ चुके हैं, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा कई विवादों में जो चल रही है, जब शुरू हुई थी और वहां से लेके अभी तक, और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से पार्टी अध्यक्ष को लेके
सोनिया गांधी ने ये दिखाया कि परिवारवाद की जो चीजें उठती थी कांग्रेस में, भाजपा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व परिवारवाद की बात करते थे, उसके दबाव में आके अध्यक्ष पद बदला, और अध्यक्ष जब बदला उसके बाद जिस तरीके से मिस्त्री जी ने एक बयान दिया, कांग्रेस के सीनियर नेता ने, कि प्रधानमंत्री मोदी को नीच बताया, तो वही मुद्दा फिर बना गुजरात के चुनाव में। प्रधानमंत्री हर मंच से वाकई उठा रहे हैं। लेकिन प्रभात जी, भले ही परिवारवाद को, कांग्रेस का जो अंतर्कलह है हाँ, वो कम नहीं हो रहा है अध्यक्ष बनने के बाद भी। तो ऐसी स्थिति में भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रही, कितनी असफल रही, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी आधी ज्यादा यात्रा हुई है और अभी गंतव्य तक पहुंचना है उनको, कश्मीर तक। तो अभी कई विवाद और छोड़ेगी ये यात्रा। चलिए, गंतव्य तक पहुंच पाएंगे, समाप्त होगी ऐसा लगता है। हाँ, कांग्रेस जो मजबूत होनी चाहिए वो कांग्रेस का मजबूती के आधार पर नहीं बढ़ रही है। चलिए, वाकई गंतव्य तक पहुंच पाएंगे, उसके बाद क्या बदलाव होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि परिवारवाद को खत्म करने की कोशिश हालांकि कांग्रेस पार्टी ने की हो, लेकिन परिवारवाद तो खत्म करने की कोशिश उन्होंने कर ली, लेकिन जो पार्टी में विवादवाद चल रहा है इसे कैसे खत्म कीजिएगा? कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्यों नहीं कुछ करती? निश्चित तौर पे आपने सवाल अच्छा उठाया है कि ये जो विवाद चल रहे हैं इनको ना राहुल समाप्त कर पाएंगे, ना सोनिया जो नए अध्यक्ष बने हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक महत्वाकांक्षा राजनीतिक पायलट की और वहाँ अशोक गहलोत की, अगर आप युवा वर्ग को आगे ला रहे हैं और बार बार आप पायलट को वहाँ शांत कर देते हैं, गहलोत जी वहाँ मुख्यमंत्री पद छोड़ नहीं रहे हैं, जबकि राजनीति में एक भारतीय जनता पार्टी ने 75 के ऊपर एक अपना एक जो सेट किया है कि उसके ऊपर नेता नहीं लड़ेंगे, तो भाजपा को ये लगातार यही फायदा मिलता है कि हमारी चाल चरित्र चिंतन जो है हमारा ठीक है और कांग्रेस का नहीं है। अरे पायलट को आप सौंपिए वहां पे और आप रिटायरमेंट लीजिए। तो इन विवादों से कांग्रेस अपने आप को अलग नहीं कर पा रही है और यही उनके लिए एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, जो 2024 में खुल के ये करह जो है 2024 में दिखाई देगी। और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस भारत जोड़ो यात्रा से सफलता मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं इन विवादों से लेके विवादों से जुड़े होने के नाते और जो आपसी कलह है उससे उनको जो फायदा मिलने का राजनीतिक फायदा मिलता दिखाई दे रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस के युवराज हैं, अब वो जहां से चाहे वहां शुरू करें, दाढ़ी बढ़ा लें, आगे लंबी दाढ़ी कर लें, उसके बाद कश्मीर में कटवा लें। वाकई, और जिस तरीके से अगर रॉबर्ट वाड्रा की बात की जाए, वो भी अब कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय भूमिका में आते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। क्या अपनी एक लाइन बनाने की तैयारी रॉबर्ट वाड्रा की चल रही है? कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी किसी और राजनीतिक घटनाक्रम में जिस तरीके से उनका हस्तक्षेप रहता है, क्या अब वो भी अपनी भूमिका को और ज्यादा बहुत ज्यादा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लाइन में आया जाए, अपनी एक लाइन बनाई जाए लोगों के बीच? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से एक लाइन बनाने की जो कोशिश की जा रही है, प्रियंका को कहीं भेजते हैं, कहीं रोक लेते हैं। प्रियंका ने पूरा कैंपेन हिमाचल में किया, वहाँ राहुल गांधी नहीं गए। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली की पूरी गढ़ उनका समाप्त हो गया और उत्तर प्रदेश में वो प्रियंका को भेज देते हैं, राहुल आते नहीं है, सोनिया गांधी एक आध मीटिंग नहीं करती है। तो ये जो घर के परिवार में रॉबर्ट वाड्रा भी जिस तरीके से उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो ये सारी चीजें देखिए, कांग्रेस में गांधी परिवार, गांधी मुक्त कांग्रेस अभी भी नहीं हो पाई है। रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस चल रही है, 10 जनपद से कांग्रेस चल रही है। ये संदेश पूरे देश में है कि कांग्रेस जो है वो नए चेहरों को आगे नहीं ला रही है। और जो अपना उनका एक मिशन है, कभी कोई ना कोई बयान उनके आ जाते हैं, कभी चौकीदार चोर है, कभी नीच, कभी ये सब बयान आते हैं, तो उसका फायदा जो है वो सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत माहिर है मंच से उठाने पे इन सवालों को। चलिए, जिस तरीके से अब प्रियंका गांधी भाई का साथ देने के लिए यात्रा में पहुंची है, तो कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए, वो कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही है। और मुझे तो नहीं समझ में आता है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो राजनीतिक फायदा इनको मिलना चाहिए वो कितना मिलेगा इनके आपसी विवाद में, ये एक क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल प्रभात जी, जिस तरीके से अपने भाई का साथ देने के लिए प्रियंका गांधी भी अब यात्रा में जुड़ गई हैं, राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा निकाल रही हैं, क्या लगता है इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? और क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे में क्या ये माना जाए कि इसका फायदा क्या होगा पार्टी को, राहुल गांधी को 2024 की जो तैयारी चल रही है? इसमें देखिए, प्रियंका वाड्रा के ऊपर वाड्रा शब्द लगा हुआ है, गांधी नहीं है।
और यही यही डर इसको राहुल गांधी इनको और सोनिया को सताया हुआ है कि अगर हम प्रियंका को आगे कर देंगे, प्रियंका के अंदर वो गट्स है, वो चेहरा है जो इंदिरा जी की झलक दिखती है, लेकिन जब तक उनको फ्री हैंड प्रियंका को नहीं मिलेगा तब तक प्रियंका कुछ नहीं कर पाएंगी। जब प्रियंका कहीं जाती है उनको फिर पीछे खींच लिया जाता है। यूपी में कभी प्रभारी बनाया जाता है तो कभी वो पूरा फुल फ्लेज प्रचार नहीं कर पाती है। तो प्रियंका के अंदर वो गट्स है, वो चीजें हैं प्रियंका के अंदर। प्रियंका अगर राजनीति में फुल फ्लेज आती है, उनको ये चेहरा घोषित करके अगर कोई चुनाव लड़ा जाता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत चेहरा होता है। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी जग हसाई स्वयं की है। वो कभी कभी ऐसे बयान दे जाते हैं, वो मोदी से लड़ने के लिए, वो भाजपा से लड़ने। चलिए, कुल मिलाकर आपका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर प्रियंका गांधी को साइडलाइन से अगर मेन स्ट्रीम में लाया जाए, जो कोशिश राहुल गांधी के लिए की जा रही है वो कोशिश अगर प्रियंका गांधी के लिए की जाए तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या फायदा अब इस भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है इसका कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बहुत शुक्रिया प्रभात जी तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि राहुल गांधी को बहन प्रियंका गांधी का साथ मिल रहा है, ऐसे में इसके राजनीतिक कई मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से 2024 की साफ तौर पर ये तैयारी कांग्रेस पार्टी की चल रही है, ऐसे में कितना 2024 में ये जो मिशन चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा का कामयाब होता है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे में क्या कुछ फायदा राहुल गांधी को उनकी पार्टी को होगा, ये भी फिलहाल देखने वाली बात होगी। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद ने अकेली लड़कियों को की एंट्री बैन लगा दी है और मस्जिद के एंट्री गेट पर अकेली महिलाओं की नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं। नोटिस में लिखा है कि जामा मस्जिद में लड़की या फिर लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। मतलब साफ है कि बिना पुरुष के महिलाएं अब जामा मस्जिद में एंट्री नहीं ले पाएंगी। वहीं जामा मस्जिद के द्वारा लिए गए इस फैसले को लेकर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस आदेश का विरोध किया। मालीवाल ने कहा कि इस मामले में वो मस्जिद के इमाम को नोटिस जारी करेंगी। वहीं मस्जिद प्रशासन का ये कहना है कि महिलाओं के साथ अश्लीलता को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत है। जितना हक एक पुरुष को इबादत का है, उतना ही एक महिला को भी है। आज दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरीके से बैन है। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है, कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है, उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। इस तालिबानी हरकत के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम को हमने नोटिस इशू करा है। ये जो बैन इन्होंने कल लगाया है, इसको हर हाल में हटवा के रहेंगे। आज दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरीके से बैन है। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है, कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है, उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। इस तालिबानी हरकत के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम को हमने नोटिस इशू करा है। ये जो बैन इन्होंने कल लगाया है, इसको हर हाल में हटवा के रहेंगे। आज दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक चलिए, इस पर खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, जिस तरीके से जामा मस्जिद में एक नया फरमान जारी कर दिया गया है, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि महिलाओं के साथ अश्लीलता को रोकने के लिए एक तरफा फैसला कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद से जो ये फैसला आया है, दरअसल
पूरा ये प्रकरण इस तरह है कि जामा मस्जिद पर एक नोटिस लगाया गया है जिसमें महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाया गया है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि कोई भी जो लड़की है, कोई भी युवती है, महिला है, वो अब वो अकेले नमाज पढ़ने के लिए या फिर किसी भी तरीके से मस्जिद में एंट्री नहीं कर सकते। जब तक अगर कोई महिला है तो जब तक उसको कोई परिवार से साथ में ना हो, चाहे उसके पति हो या परिवार में और कोई हो, जब तक वो साथ में ना हो तब तक मस्जिद में वो एंट्री नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के साफ तौर पर जिस तरीके से ये फरमान जारी किया है, उस फरमान के बाद जो दिल्ली महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है उसने भी इसको लेकर के आपत्ति जताई है और उन्होंने भी जामा मस्जिद को जो प्रबंधन कमेटी है उनको इस पे विशेष तौर पर एक नोटिस जारी किया है कि ये किसी भी धर्म में, चाहे वो युवती महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही धर्म में, कोई भी धर्म हो, दोनों ही समान है। जी तो क्या ये फैसला लोगों की सहमति के बाद लिया गया या फिर जामा मस्जिद प्रशासन ने सिर्फ अपने आप ये बड़ा फैसला ले लिया कि महिलाओं की एंट्री यहाँ पर बैन हो जाएगी, लड़कियां यहाँ पर अकेले नहीं आ सकती? क्या किसी की सहमति इस पर थी, इस फैसले पर थी? बिल्कुल, अभी जिस तरीके से फैसले की बात प्रतिक्रिया, कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ये निराशाजनक वाला फैसला है, खास तौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उसके बाद दिल्ली महिला आयोग का जो रिएक्शन भी देखने को मिला तो साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये निराशाजनक फैसला है। और जो मुस्लिम जो धर्म जो महिलाएं हैं उनमें कुछ हद तक इस फैसले को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है और उन्होंने आक्रोश भी जताया है। हालांकि लगातार इस फैसले का विरोध तमाम महिलाएं कर रही हैं, समाज एक तबका पूरा कर रहा है। ऐसे में क्या जामा मस्जिद की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस फैसले के बाद आया, कोई बयान उनकी तरफ से अगर जारी किया गया हो? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से जामा मस्जिद के शाही इमाम ने इस नोटिस के बाद उनका बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने किसी भी महिलाओं की एंट्री पर बैन नहीं लगाया। उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला वो इसलिए लिया गया है क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा देखा जाता था कि जब मस्जिद में कुछ लड़कियां आती थी तो वो अपने प्रेमी के साथ आती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अलग ही माहौल बनता था। तो उस माहौल को रोकने के लिए किसी भी महिलाओं को यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए कोई भी रोक नहीं है। बस इतना है कि अब कोई भी महिलाएं आएंगी तो वो या तो अपने पति के साथ या फिर अपने परिवार के साथ आए, नमाज पढ़े, कोई भी जरा सी भी रोक नहीं है इस तरीके से, लेकिन अकेले महिलाओं की एंट्री पर बैन की। चलिए, फिलहाल महिला आयोग के अध्यक्ष इस पर लगातार नाराजगी जाहिर करें। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि इमाम से बातचीत करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से जामा मस्जिद में आपको बताएं कि दिल्ली महिला आयोग ने इस जामा मस्जिद के फैसले पर नाराजगी जताई है और साफ तौर पर ये बयान देते हुए कहा है कि जो फैसला है दरअसल लड़कियों के खिलाफ है और समाज के और इस तमाम जो भी नियम कानून है उनके खिलाफ ये फैसला लिया गया है। और इसीलिए साफ तौर पर स्वाति मालीवाल ने अब जामा मस्जिद के इमाम से बात करने की बात कही है। और हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बातचीत और सवाल जवाब से निकलकर सामने आता। हालांकि बेहद शर्मनाक इसे फैसला कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अश्लीलता को रोकने के लिए अगर इस तरीके के फैसले किए जाएंगे तो ये वाकई बेहद ज़्यादा गलत जजमेंट होगा। क्योंकि अगर आपको किसी समाज को अश्लीलता से बचाना है तो हमें समाज को अवेयर करना होगा, उसे जागरूक करना होगा, ना कि एक तरफा कानून बनाकर उसे समाज के ऊपर थोपने की आवश्यकता है। आज दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरीके से बैन है। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। इस तालिबानी हरकत के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम को हमने नोटिस इशू करा है। ये जो बैन इन्होंने कल लगाया है इसको हर हाल में हटवा के रहेंगे। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है और ऐसे में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि आरोपी ने श्रद्धा की हत्या के लिए एक से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने जांच के लिए एक लंबी लिस्ट तैयार की है। इसमें उन सभी लोगों का नाम शामिल है जो आफताब को लेकर कई और बड़ी राज खोलेंगे। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब पूनावाला लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।
और इस पर खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत लगातार बने हुए। अजीत, जिस तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है आफताब को और कई अहम खुलासे हुए हैं, कई और नाम भी इसमें शामिल हुए हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल ऐसा बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार ये जो मामला है आए दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं इस मामले में। अब आज एक बार फिर से मंगलवार को ट्रायल किया गया था पॉलीग्राफ टेस्ट का, उसके बाद एक बार फिर से आज आफताब को एफएसएल लेके आया गया है। लगभग अगर मैं बात करूं तो 11:15 बजे यहाँ पर एफएसएल में आफताब को लाया गया था। पूरी टीम लेकर के महरौली थाने से यहाँ पहुंची थी। उसके बाद से लगातार उसे अंदर बंद कमरे में जांच चल रही है, लगातार टीम बैठी हुई है जिस दौरान, और इसमें जो लगातार जो सवालों का जो सिलसिला है वो अभी चल रहा है। फिलहाल अभी किस तरीके के सवाल हैं, सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कि भाई तुम श्रद्धा को कब से जानते हो, श्रद्धा के घर कब गए थे, पहली बार कब मुलाकात हुई थी, कुछ इस तरीके के सवाल जो है वो इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी जो अपडेट है यही है कि अभी तक जो उससे पॉलीग्राफ टेस्ट अंदर चल रहा है, फिलहाल अभी वो बाहर नहीं आया है। बिल्कुल, ये भी सामने आया कि श्रद्धा की हत्या के लिए एक से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, और ये भी साफ तौर पर सामने आया कि उसने कई और नामों को भी कबूल किया है कि इस पूरे हत्याकांड में कई और नाम भी शामिल थे, जिनके लिस्ट भी पुलिस ने हालांकि तैयार कर ली है। लेकिन क्या कोई आशंका लगाई जाए कि आखिर आफताब के साथ क्या उसके दोस्त होंगे या फिर कोई और या फिर फैमिली मेंबर साथ में मिले हुए हैं, ऐसी कोई संभावना या फिर ऐसी कोई अपडेट अगर मिल पा रही हो पुलिस सूत्रों के हवाले से? बिल्कुल ऐसा बताना चाहूंगा, अभी इस तरह की किसी भी संभावनाओं पर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से बार बार ये बात सामने आ रही थी कि आफताब हर बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। तो ऐसे में अब इस समय जब तक पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी भी संभावनाओं पर जाना मैं कहूँगा जल्दबाजी होगी। तो ऐसे में इस समय सबकी जो निगाहें हैं वो पॉलीग्राफ टेस्ट के रिपोर्ट पर आकर के टिकी हुई है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जो चीजें सामने आती है, जो खुलासे होते हैं, उस एंगल के आधार पर पुलिस अपनी जो जांच है वो आगे बढ़ाएगी, ताकि इसके अलावा जो अलग अलग टीमें हैं वो लगातार सर्च अभियान उसकी जारी है, चाहे वो हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार हो या फिर जो श्रद्धा के जो अन्य जो शव के टुकड़े हैं वो ढूंढने की बात हो। वो लगातार अलग अलग जो टीम है वो उसके सर्च अभियान में जारी है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी जब तक पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा नहीं हो जाता, जो चीजें जो खुलासे होते हैं उनके रिपोर्ट के बाद ही मुझे लगता है शायद कुछ चीजें सामने आ पाए। तो क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है कि पॉलीग्राफ जो टेस्ट हो रहा है कितने देर तक चलने वाला है और कितने और ज्यादा सवाल जवाब जो है पुलिस आफताब से पूछने वाली है? क्या आज का पूरा दिन इसको लेकर लगने वाला है या फिर कल भी सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा? सवाल जवाब का अगर मैं बात करूं तो एक लंबी फहरिस्त है सवाल जवाब की, और जैसा कि अभी मैं यही एफएसएल के बाहर ही खड़ा हूं, तो अभी तक जो हम देख रहे हैं कि वो अभी तक अंदर ही है। और मैं ये कहूं तो पॉलीग्राफ टेस्ट अभी तक उसका चल ही रहा है, लगातार जो सवाल जवाब का जो दौर है वो अभी भी जारी है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरीके से अंदर मूवमेंट हो रही है वो कभी भी बाहर आ सकता है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि क्या उसका जो टेस्ट जो पॉलीग्राफ टेस्ट होना था वो पूरा कर लिया गया है या अभी भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ऐसे में जब तक वो बाहर नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कह पाना शायद जल्दबाजी होगी कि सवाल जवाब का दौर जारी है, अभी खत्म हो गया या नहीं। लेकिन ये कह सकते हैं कि लगभग 1 बजे के करीब ये जो सवाल जवाब का सिलसिला वो शुरू हुआ था और अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि 11:15 बजे टीम के साथ अब एफएसएल में पहुंच आ चुका था और उसके बाद उसको कुछ देर आराम करने के बाद उसको पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार किया गया, जिसके बाद उस समय से लगातार जो बंद कमरे में जांच चल रही है उसमें किस तरीके से। चलिए, फिलहाल ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि आखिर क्या कुछ सवाल जवाब पुलिस और आफताब के बीच में हुई है। हाँ, आफताब बाहर आएगा तो कुछ नई बिल्कुल सबकी निगाह इसी पर टिकी हुई है कि कब आफताब बाहर आएगा, पुलिस उसको लेकर बाहर आएगी और आखिर क्या कुछ सवाल जवाब का जो दौर था उनमें क्या बातचीत हुई, किस तरीके के खुलासे हुए। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं कि लगातार जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो आफताब का किया जा रहा है और ऐसे में कुछ भी कह पाना अभी बेहद जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल जो निकलकर सामने आया वो ये कि आफताब ने हालांकि ये कबूल किया है कि एक हथियार से ज्यादा कई हथियार उसने श्रद्धा की हत्या करने में इस्तेमाल किए और साथ ही साथ कई और भी शख्स इसमें शामिल हैं। कई और लोगों की मदद लेकर आफताब ने श्रद्धा हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस के पास एक लंबी लिस्ट तैयार है, अब उनसे भी पूछताछ होगी और मामले में कई अहम खुलासे होंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान को अपना नया आर्मी चीफ मिल गया है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना अध्यक्ष होंगे। पीएम शहबाज शरीफ ने उनके नाम का ऐलान किया है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की रेस में कई बड़े नाम शामिल थे, जिसके बाद जनरल मुनीर को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनरल मुनीर को खुफिया एजेंसी ISI का एक बदनाम नाम माना जाता है। मुनीर जनरल बाजवा की जगह लेंगे। पाकिस्तान के इस नए आर्मी चीफ का इमरान खान के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। ISI के प्रमुख के तौर पर आसिम मुनीर ने इमरान खान की पत्नी बेगम बुशरा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया था। और इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।